नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं के इतिहास विषय के चौथे पाठ आर्थिक विकास को लेकर प्रस्तुत हैं। आज हम इस पाठ में आर्थिक विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अध्ययन करने वाले हैं। भारत की आर्थिक नीति का इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे। इसमें विशेष रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वीकार, पंचवर्षीय योजनाएं और उनकी सफलता विफलता, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 20 सूत्री कार्यक्रम, मिल मजदूरों की हड़ताल और वर्ष 1991 की नई आर्थिक नीति का अध्ययन करेंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत स्वतंत्र होने के पहले से ही हम किस अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना है, इस विषय में विचार मंथन चल रहा था। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने किसी भी अर्थव्यवस्था को लेकर अतिवादता की भूमिका को स्वीकारने के स्थान पर बीच के मार्ग का अवलंब किया। कुछ देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रचलित थी तो कुछ देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था व्यवहार में थी। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानियां भी होती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व के नियंत्रण में होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन समाज अर्थात सरकार के स्वामित्व के अधीन होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक ऐसे दोनों क्षेत्रों में कार्यरत रहती है। दोनों अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी। इस अर्थव्यवस्था में हमें 3 भेद दिखाई देते हैं। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र। इस क्षेत्र के उद्योग धंधे पूर्णतः सरकार के नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत होते हैं, जैसे रक्षा सामग्री उत्पादन। दूसरा, निजी क्षेत्र। इस क्षेत्र के उद्योग धंधे पूर्णतः निजी उद्योजकों के स्वामित्व के अधीन होते हैं, फिर भी उन उद्योग धंधों पर सरकार का निरीक्षण एवं नियंत्रण होता है, जैसे उपभोक्ता वस्तुएं। तीसरा, संयुक्त क्षेत्र। इस क्षेत्र में कुछ उद्योग निजी उद्योजकों के स्वामित्व के तथा कुछ सरकारी प्रबंधन के अधीन चलाए जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच समन्वय होना आवश्यक होता है। इस अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य यह है कि अधिकाधिक उत्पादन और उसमें बड़ी मात्रा में लोगों का सहभागी होना। इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के उत्तम तत्वों का समन्वय साधने का प्रयास किया गया है। लाभ प्राप्ति की प्रेरणा, उपक्रमशीलता, अनुशासन, कालबद्ध नियोजन आदि बातों को मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपेक्षित नहीं किया जा सकता। इस अर्थव्यवस्था में देश हित को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति होती है। दीर्घकालीन विकास पर अधिक बल दिया जाता है। रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, सड़कें, रेल, नहरें, बंदरगाह और विमानपत्तन निर्माण जैसे क्षेत्रों के लिए विपुल पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, परंतु ये क्षेत्र बहुत देरी से लाभ देते हैं। परिणामतः इस क्षेत्र में निजी उद्योजक बड़ी मात्रा में आगे नहीं आते। ऐसे समय सरकार को ही अगुवाई करनी पड़ती है। ऊपर बताई गई पद्धति के आधार पर भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे का उपयोग कर तथा पंचवर्षीय योजनाओं को अंगीकार कर अपनी विकास यात्रा प्रारंभ की। वर्ष 1973 में बनी आर्थिक नीति के कारण विकास की गति में तेजी आई। इसी नीति के अनुसार भारी उद्योजक घराने और विदेशी उद्योगों के प्रभाव को नियंत्रण में लाना और प्रादेशिक विकास का संतुलन साधना जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। लघु उद्योग, ग्रामोद्योग, घरेलू उद्योग के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। सहकारिता क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देना प्रारंभ हुआ। भारत के स्वतंत्र होने तक विदेशी सत्ता ने भारत का पूरा आर्थिक शोषण किया था। देश की सम्मुख दरिद्रता, बेरोजगारी, जनसंख्या में होती वृद्धि, निम्न स्तर का जीवन स्तर, कृषि और उद्योग धंधे, अल्प उत्पादन क्षमता तथा ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी ज्ञान से संबंधित पिछड़ापन जैसी विकट और गंभीर समस्याएं थी।
उनको हल करने के लिए योजनाओं की आवश्यकता थी। वर्ष 1950 में भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस योजना आयोग के अध्यक्ष थे। इस योजना आयोग ने 5 वर्षों की योजना तैयार की, जिसमें कृषि और ग्राम का विकास होगा, संतुलित औद्योगिकीकरण और न्यूनतम जीवन स्तर का प्रावधान होगा, जिसमें योजनाओं की रूपरेखा बनाने और कार्यान्वयन में लोगों का प्रतिभाग होगा और प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा। इस योजना को ही पंचवर्षीय योजना कहते हैं। योजना आयोग का मौलिक सिद्धांत किसी देश के समग्र संसाधनों का अनुपातबद्ध वितरण और वहाँ के मनुष्य श्रम का उचित उपयोग उस देश की जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया जाना चाहिए। यह योजना आयोग का मौलिक सिद्धांत है। योजना आयोग के उद्देश्य। भारत के योजना आयोग के सामान्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, मूल उद्योग धंधों को वरीयता देकर शीघ्र गति से औद्योगिकीकरण करवाना, कृषि उत्पादनों में वृद्धि लाना जिससे देश खाद्यान्न के विषय में आत्मनिर्भर बन सके, बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराना और देश के मनुष्य श्रम का पूर्णतः उपयोग कर लेना, आय और संपत्ति के बीच उत्पन्न विषमता को दूर करना, वस्तुओं के मूल्य स्थिर स्तर पर रखना। 7वां, परिवार नियोजन के माध्यम से बढ़ती जनसंख्या की रोकथाम करना, दरिद्रता को दूर कर जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, सामाजिक सेवाओं का विकास करना, आर्थिक क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। इस योजना के अंतर्गत कृषि, सामाजिक विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा संसाधन, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, बड़े उद्योग और खनिज संसाधन, परिवहन एवं दूरसंचार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय किया गया योजनाबद्ध आर्थिक विकास की नींव रखने वाली यह पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। इस योजना द्वारा औद्योगिकीकरण का महत्वाकांक्षी उद्देश्य पूर्ण करना था। फलतः दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में इस्पात के कारखाने, सिंदरी में रासायनिक खाद कारखाना, चितरंजन में रेल इंजन का कारखाना, पेराम्बूर में रेलगाड़ी के डिब्बे निर्माण का कारखाना, विशाखापट्टनम में जहाज निर्माण का कारखाना जैसे विशाल और भारी उद्योग धंधे और कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए। कृषि को जलापूर्ति करने के लिए भाखड़ा नंगल, दामोदर जैसे विशाल बांध बनाए गए। इस योजना के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। इस योजना में उद्योग और कृषि के विकास के बीच संतुलन और समन्वय साधना था। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाना, भारी उद्योग, परिवहन और खनिज उद्योगों का विकास करना, विषमता का उन्मूलन करना और रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात 3 एक वर्षीय योजनाएं 1966 से 1969 चलाई गईं। इस कालावधि में भीषण अकाल का सामना करना पड़ा। चीन का आक्रमण और पाकिस्तान के हुए युद्ध के कारण सरकार को विकास कार्यों की अपेक्षा रक्षा और अकाल निवारण की ओर अधिक ध्यान देना पड़ा। इन सभी बातों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा दबाव आ गया। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। इस योजना के उद्देश्य निर्धारित करते समय यह निश्चित किया गया कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, सरकार को मूल उद्योगों का विकास करना चाहिए, आर्थिक विकास की गति बढ़ानी चाहिए और समाजवादी सामाजिक ढांचे की ओर ध्यान देना चाहिए। इस पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश के प्रमुख 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह पंचवर्षीय योजना अपेक्षानुसार सफल नहीं रही। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बांग्लादेश युद्ध के परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था को सहने पड़े, साथ ही शरणार्थियों का व्यय सहन करना पड़ा। सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, रेल कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की बढ़ती दरें जैसी बातों से भारत की अर्थव्यवस्था को कई आघात सहने पड़े। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979। निर्धनता को दूर कर देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख उद्देश्य
सम्मुख रखकर यह योजना तैयार की गई। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाना, बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराना, शिक्षा, पौष्टिक भोजन, पेयजल की पूर्ति करना, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधाएं पहुंचाना, ग्रामीण भागों में विद्युत आपूर्ति और दूरसंचार के साधन पहुंचने के लिए सड़कों का निर्माण कराना, समाज कल्याण की योजनाओं को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित करना, कृषि का विकास करवाना, मूलभूत उद्योग धंधों में वृद्धि लाना, खाद्यान्न और अन्य जीवनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी एकाधिकार प्रणाली द्वारा करके उनकी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थाओं द्वारा निर्धनों को उचित दामों में पूर्ति करना जैसे उद्देश्यों का समावेश था। पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में दरिद्रता का निवारण करना और रोजगार को बढ़ाना संभव नहीं होगा। वर्ष 1977 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई। जनता पार्टी सत्ता में आई। नई सरकार ने मार्च 1978 के अंत में पांचवीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर अप्रैल में 1978 से श्रृंखलाबद्ध योजना प्रारंभ की, परंतु यह विफल रही। वर्ष 1980 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव संपन्न हुए और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। इस सरकार ने श्रृंखलाबद्ध योजनाओं को बंद कर पुनः पूर्ववत प्रणाली अर्थात पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। इस योजना में दरिद्रता उन्मूलन और रोजगार निर्माण को वरीयता दी गई थी। इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार थे: अर्थव्यवस्था की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि करना, दरिद्रता और बेरोजगारी को कम करना, ऐसी नीति को स्वीकार करना कि लोग छोटा परिवार पद्धति को स्वेच्छा से स्वीकारेंगे, जिससे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निम्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया: एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP, सलेम इस्पात परियोजना। सातवीं पंचवर्षीय परियोजना 1985 से 1990। इस योजना में खाद्यान्न, रोजगार और उत्पादकता पर बल दिया गया था। विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय का सक्षमता से कार्यान्वयन करना, उत्पादन तकनीकी विज्ञान में सुधार करना, राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 5% वृद्धि लाना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। इस योजना के अंतर्गत निम्न कार्यक्रम प्रारंभ किए गए: जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, 10 लाख कुएं योजना। रोजगार निर्माण करने की दृष्टि से सातवीं पंचवर्षीय योजना महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। इस योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र को अधिकाधिक अवसर दिए गए। इस योजना की विशेषता इस प्रकार थी: राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 6.5% तक बनाए रखना, जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम करना, परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देना, प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिक विस्तार कर निरक्षरता का उन्मूलन करना। इस योजना के अंतर्गत निम्न कार्यक्रम प्रारंभ किए: प्रधानमंत्री रोजगार योजना, महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहयोग योजना, मध्याह्न भोजन योजना, इंदिरा महिला योजना, गंगा कल्याण योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। इस योजना में वर्ष 1991 में सरकार द्वारा स्वीकार की गई उदार और मुक्त आर्थिक नीति का प्रतिबिंब दिखाई देता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। इस योजना में कृषि और ग्रामीण विकास को प्रधानता दी गई थी। आर्थिक विकास की दर में वृद्धि लाना, मूलभूत क्षेत्र में स्वस्थ प्रतियोगिता निर्माण करना, विदेशी निवेश के लिए औद्योगिक नीति को नई दिशा प्रदान करना इस योजना के उद्देश्य थे। इस योजना के अंतर्गत स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, भाग्यश्री बाल कल्याण योजना, राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अंत्योदय अनाज योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि कार्यक्रम चलाए गए। इस योजना में
सरकार संचार व्यवस्था और सेवा क्षेत्र की अपेक्षित मात्रा में उन्नति हुई। निर्माण कार्य और दूरसंचार क्षेत्रों में वृद्धि हुई। पंडित नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में भारत में बैंकिंग व्यवसाय पर निजी क्षेत्र का एकाधिकार था। ये बैंक उद्योग समूह का प्रतिनिधित्व करते थे। इन बैंकों के निदेशक अपने उद्योगों का विकास और लाभ को बढ़ाने में कार्यरत थे। इनकी रोकथाम करने के लिए सरकार ने वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया और उसे भारतीय स्टेट बैंक में परिवर्तित किया। इस बैंक ने अल्पावधि में ही संपूर्ण देश में अपनी शाखाएं खोलकर सरकारी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना प्रारंभ किया। राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि। भारत ने स्वातंत्र्योत्तर कालावधि में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया था। योजनाओं को कार्यान्वित करते समय यदि घाटा हो जाता है तो उसे पूरा करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना होना आवश्यक था। राष्ट्रीयकरण होने के बाद इन बैंकों को होने वाला लाभ सरकारी कोष में जमा होने था। इसी के साथ लघु और मझोले उद्योग से संबंधित विकास नीति को कार्यान्वित करना भी आवश्यक था। लाल बहादुर शास्त्री ने खाद्यान्न की कमी दूर करने के और अकाल पर मात करने के लिए हरित क्रांति का प्रयोग प्रारंभ किया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी में समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर कांग्रेस फोरम फॉर द सोशलिस्ट एक्शन दल ने व्यापारी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग की। इस निर्णय को कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन प्राप्त था। क्या आप जानते हैं, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इनमें इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन 14 बैंकों का समावेश था। वर्ष 1980 में और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम। 1 जुलाई 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की और विकसित राष्ट्र की दिशा में गतिमान प्रगति करने के प्रयासों का संकल्प किया। इस कार्यक्रम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे: कृषि और शहरी क्षेत्रों में अधिकतम भूमि धारण कानून, चकबंदी कानून, संपत्ति का समान वितरण, खेत मजदूरों को न्यूनतम वेतन, जल संबंधी योजनाओं को वृद्धि करना, श्रमिकों का उद्योग क्षेत्र में प्रतिभाग, राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना और बेगार से मुक्ति, कर चोरी की प्रवृत्ति, आर्थिक अपराध और तस्करी की रोकथाम, जीवन आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण, राशनिंग व्यवस्था में सुधार, हथकरघा क्षेत्र में के विकास द्वारा उत्तम उद्योग का निर्माण, दुर्बल वर्गों की ऋण से मुक्ति, आवास निर्माण, दूर संचार सुविधाएं, विद्यालयों के लिए शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना। श्रमिक समस्या। मुंबई में पहली कपड़ा मिल 11 जुलाई 1851 को कावसजी डाबर ने शुरू की। कालांतर में दादर, परेल, भायखला, भीमन सिवड़ी, प्रभा देवी और वर्ली में कपड़ा मिलें खुल गई। यह क्षेत्र गिरण गांव के रूप में पहचाने जाने लगा। 80 के दशक में श्रमिकों में असंतोष निर्माण हुआ। इसके लिए अन्य क्षेत्रों में उत्पन्न हुई स्थिति कारण बनी। कुछ उद्योगों में श्रमिकों के वेतन में वृद्धि हो रही थी, उन्हें बोनस की अधिक राशि मिल रही थी। कपड़ा मिल श्रमिकों की तुलना में उन्हें अधिक सुविधाएं प्राप्त हो रही थी। महात्मा ज्योतिराव फूले के सहयोगी नारायण मेघाजी लोखंडे के इनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह निर्णय हुआ कि 1 जनवरी 1882 से मिल श्रमिकों को सप्ताह में एक दिन रविवार को छुट्टी दी जाए। वर्ष 1981 में दिवाली में श्रमिकों की अपेक्षा थी कि उन्हें 20% बोनस मिलेगा। श्रमिकों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ कर रहा था। इस संघ ने श्रमिक वर्ग को विश्वास में न लेकर मालिकों के साथ बातचीत की और 8 से 17% पर बोनस को लेकर समझौता किया। बोनस में की गई यह कटौती असंतोष की चिंगारी सिद्ध हुई। कुछ श्रमिक डॉक्टर दत्ता सामंत से मिले। उन्होंने डॉक्टर सामंत से नेतृत्व स्वीकारने का निवेदन किया। 65 मिलों के श्रमिक इकट्ठे आए और दत्ता सामंत हड़ताल का नेतृत्व करने लगे। 18 जनवरी
1982 को मुंबई में 2.5 लाख मजदूर हड़ताल पर चले गए। गिरण गांव की मशीनों की ठक ठक रुक गई, मानो मुंबई का हृदय ही बंद हो गया। मुख्यमंत्री वै अंतुले ने इस समस्या का हल निकालने के लिए त्रिदलीय समिति का गठन किया। आगे चलकर बाबा साहेब भोंसले मुख्यमंत्री बने। उनकी भूमिका थी कि कानूनी तौर पर सरकार केवल राष्ट्रीय मिल मजदूर के साथ ही बात करेगी। दत्ता सामंत ने यह कानून रद्द करने की मांग की। हड़ताल के प्रारंभिक समय में मजदूरों को उनके गांवों से सहायता मिलने लगी। प्रारंभ में एक दूसरे को सहयोग देना मजदूरों को कठिन प्रतीत नहीं हुआ। विभागों के अनुसार समितियां बनाकर उन्हें अनाज और सहायता राशि का वितरण किया गया। वाम दलों ने हड़ताल का समर्थन दिया था, लेकिन जैसे जैसे हड़ताल खींची जाने लगी वैसे ही मजदूरों में फूट पैदा करने के प्रयास प्रारंभ हुए। हड़ताल को 6 महीने पूर्ण हुए। केंद्र सरकार ने हड़ताल को पूरी तरह उपेक्षित किया। मजदूरों ने जेल भरो आंदोलन किया। सितंबर 1982 में 1.5 लाख मजदूरों का जुलूस महाराज विधानसभा पर गया, परंतु विफलता हाथ लगी। हड़ताल को 1 वर्ष पूर्ण हुआ। यह पहली हड़ताल थी जो इतनी प्रदीर्घ समय तक चली। हड़ताल की कालावधि में लगभग 1.5 लाख मजदूर बेरोजगार बने। कपड़े की तुलना में पॉलिस्टर को महत्व प्राप्त हुआ। परंतु पहले से ही मिल की कपड़ा बिक्री पर प्रतिकूल परिणाम हुआ था। कपड़ा मिलें मुंबई से सूरत और गुजरात में स्थलांतरित हो गई थी। केंद्र सरकार ने 13 मिलों का राष्ट्रीयकरण किया। इस समस्या को हल करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। नई आर्थिक नीति। आधुनिक भारत के इतिहास में वर्ष 1991 महत्वपूर्ण वर्ष रहा। 10वीं लोकसभा चुनावों के पश्चात केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सहयोग से भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए नई आर्थिक नीति को स्वीकार किया। इसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में मौलिक परिवर्तन किए गए। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रवाह में ले आए। कुछ समय भारत की आर्थिक स्थिति बड़ी विकट बनी हुई थी। पीवी नरसिम्हा राव ने पूर्व चंद्रशेखर की सरकार थी। इस सरकार के कार्यकाल में मुद्रास्फीति की दर 17% थी। आर्थिक वृद्धि दर 1.1% से घट गई थी। भारत के पास विदेशी मुद्रा का भंडार इतना कम रह गया था कि आयात 1 सप्ताह तक ही किया जा सकता था। विदेशी ऋण का भुगतान करना और उसका ब्याज देना भी असंभव हो गया था। मई 1991 में चंद्रशेखर सरकार के शासनकाल में सरकार ने कुछ सोना बेचकर और कुछ गिरवी रखकर स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। चंद्रशेखर से पूर्व विश्वनाथ प्रताप सरकार सिंह की सरकार ने सभी किसानों का सरसरी तौर पर ऋण ब्याज माफ कर 10,000 करोड़ रुपए से आर्थिक अधिक का भार अर्थव्यवस्था पर लाद दिया था। केंद्र और राज्य सरकारों के एकत्रित अंतर्गत ऋण का सकल राष्ट्रीय आय से अनुपात लगभग 55% हो गया। वर्ष 1980-81 में विदेशी ऋण 2,350 करोड़ डॉलर तक बढ़ गया। अब यह ऋण वर्ष 1991 में 8,380 करोड़ डॉलर तक बढ़ गया। इस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार केवल 100 करोड़ डॉलर था। इस स्थिति के लिए इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण किए जाने से तेल के बढ़ते दाम भी कारण था। भारत के लिए विदेशी ऋण खड़ा करना कठिन हो गया। अनिवासी भारतीयों ने भी विदेशी मुद्रा में किया हुआ अपना निवेश निकाल लेना प्रारंभ किया। उपाय योजना। इस स्थिति से उबरने के लिए पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने त्रुटि सुधार उपाय योजना करेक्टिव मेजर्स बनाई। स्थितियों में परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ। उन्होंने विदेशी निवेश पर लगे प्रतिबंध हटा दिए। उद्योग क्षेत्र में प्रचलित अनुज्ञप्ति प्रणाली लाइसेंस सिस्टम 18 उद्योगों तक सीमित रखी। सार्वजनिक उद्योगों में लाभ घटता जा रहा था और श्रमिकों की कार्यक्षमता प्रभावित हो रही थी। इसी ध्यान में रखकर उन्होंने सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र निजी उद्योग क्षेत्रों के लिए खोल दिए। शेयर बाजार पर नियंत्रण न लेकिन वर्ष 1982 में 1992 में सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन किया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का संगणकीकरण किया गया। मंदी के संकट को दूर करने को वरीयता दी गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने प्रथम वित्त मंत्री पद के कार्यकाल में भारत के विदेशी निवेश में वृद्धि की। बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा अपना स्वर्ण
भारत अपने देश में वापस लिया। भारत को सरकार को देश की पूंजीपति वर्ग और मध्य वर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ। सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र मुक्त किया। परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश में मोबाइल फोन की सुविधाएं प्रारंभ हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विश्व व्यापार संगठन की अनुबंध पर हस्ताक्षर कर निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को प्रारंभ किया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन भारत ने वर्ष 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का सदस्यत्व स्वीकार किया। इस संगठन का उद्देश्य निम्नानुसार था: अलग अलग देशों के बीच चलने वाले व्यापार को मुक्त, बंधन रहित बनाना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार में बाधा बनने वाले और भेदभाव उत्पन्न करने वाले कानूनों, नियमों, बंधनों और नीतियों को समाप्त करना, वैश्विक व्यापार का विधिवत बहुपक्षीय व्यवस्था द्वारा नियमन करना। WTO के अस्तित्व में आने से पूर्व गैट अस्तित्व में था, अर्थात जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड नाम का यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा था। यह संगठन व्यापार का नियमन करता था। भारत में WTO को लेकर अति परस्पर विरोधी विचारधाराएं थीं। इतना होने पर भी WTO के सदस्यत्व को स्वीकारने का निर्णय किया गया। विश्व व्यापार संगठन की नियम, प्रावधान, अनुदान, आयात निर्यात, विदेशी निवेश हेतु संरक्षित क्षेत्र, कृषि, तकनीकी, विज्ञान और सेवाओं से संबंधित है। भारत के सदस्य बनने के बाद से बिजली, जल परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों का बड़ी शीघ्रता से व्यापारीकरण हुआ। विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न प्रतिवेदनों के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे वाली जनसंख्या में कमी लाना, बाल मृत्यु दर को कम करना, पेयजल, धोवन जल से संबंधित सुविधाओं को उपलब्धता जैसे क्षेत्रों में भारत ने सुधार किए हैं। विश्व व्यापार संगठन के समान भारत ने कालांतर में दक्षिण एशियाई व्यापार प्रधानता अनुबंध, साउथ एशिया फाइनेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट शाप्टा, इस पर हस्ताक्षर किए। भारत ने सार्क देशों के लिए विभिन्न वस्तुओं के आयात पर लगे प्रतिबंध हटा दिए, आयात शुल्क में छूट दी। भारत के बीमा क्षेत्र निजी और विदेशी निवेश के लिए खोल दिए। इस तरह हमने स्वातंत्रोत्तर भारत की आर्थिक प्रगति का अध्ययन किया। विस्तृत अर्थव्यवस्था से लेकर वैश्वीकरण तक की हमने यात्रा की। अगले पाठ में हम भारत द्वारा अनेक क्षेत्रों में की गई प्रगति का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।